Hope you are doing well. Friends, this is a quote by famous J. Killer. He says, "A candle loses nothing by lighting another candle." So, by accomplishing this quote, let's start our today's video. दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो हाइपोमैग्नीशियमिया या ग्रास टिटेनी या व्हीट पास्चर पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं के बारे में रहने वाला है। मैग्नीशियमिया से अपना मतलब है कि शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाना। दोस्तों मैग्नीशियम जो है वो एक ट्रेस मिनरल है। पशु के शरीर के अंदर 60 से 70% जो मैग्नीशियम है वो उसकी बोन्स के अंदर पाया जाता है, जबकि बाकी 1% मैग्नीशियम उसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर पाया जाता है। दोस्तों जो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों को सिग्नल्स ये भेजता है। इसके अलावा ये कैल्शियम को कंट्रैक्ट करने के लिए भी जाना जाता है। जब शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, यानी कि इसकी मात्रा जब 1.8 mg पर डीएल से गिर के 1 mg पर डीएल पर पहुंच जाती है, डीएल मतलब डेसीलीटर पर पहुंच जाती है, तो उस केस में पशु को हाइपोमैग्नीशियमिया के सिम्टम आने लगते हैं। देखिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से कुछ एक को हम देख लेते हैं। जो हाई यील्डिंग कैटल रहते हैं, यानी कि वो कैटल जो काफ़ी मात्रा में दूध देते हैं, जो 17-18 लीटर या उससे ज़्यादा दूध देते हैं, उनके अंदर जब मैग्नीशियम का लॉस होता है दूध के थ्रू, तो उसमें हाइपोमैग्नीशियमिया होता है। इसके अलावा विंटर सीजन जब रहता है, तो विंटर सीजन के अंदर जो फसल पशु के लिए उगाई जाती है, जो चारा उगाया जाता है, उसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है और पोटेशियम ज़्यादा रहने के चलते मैग्नीशियम जो है वो इतना ज़्यादा अपने आप को बोन से बाहर नहीं निकाल पाता और इसलिए उसकी कमी शरीर में हो जाती है। इसके अलावा जब र्यूमन का पीएच ज़्यादा अल्कलाइन साइड में चला जाता है, यानी 6.5 से ऊपर जिस टाइम पीएच रहेगा, तो उस टाइम पे भी हाइपोमैग्नीशियमा होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि पीएच जब अल्कलाइन साइड में रहता है तो वो मैग्नीशियम को सोल्यूबल फॉर्म से उसको ख़त्म कर देता है, उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में ले आता है, और जब र्यूमन में इनसोल्यूबल फॉर्म में मैग्नीशियम होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पोटेशियम का डाइट के अंदर ज़्यादा रहना या फिर सोडियम का डाइट में कम रहना, ये भी मैग्नीशियम के कम होने की एक वजह है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो अगर वो भी डाइट में कम होगा तो उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, तो उससे भी हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर र्यूमन के अंदर अमोनिया की जो मात्रा है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो उससे भी हाइपोमैग्नीशियमिया होता है। मेनली ये लैक्टेटिंग बीफ का उसके अंदर ज़्यादा मिलता है और कूल या विंटर सीजन के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। इसको व्हीट पास्चर पॉइजनिंग भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उस सीजन में मिलता है जब व्हीट का यानी कि गेहूं का उत्पादन लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा इसको लैक्टेटिंग ट्रेनी भी बोला जाता है क्योंकि ये लैक्टेटिंग पशु के अंदर जो ज़्यादा मिलता है। ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, ये विंटर सीजन के अंदर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मैग्नीशियम जो है वो एक एसेंशियल मिनरल है और ये वाइटल रोल प्ले करता है मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर। ये नॉर्मल नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करता है और मसल कंट्रैक्शन के अंदर भी इसका मेजर रोल रहता है। इसके अलावा जो ग्रास टिटेनी है वो जब एक हद से ज़्यादा मैग्नीशियम शरीर के अंदर ब्लड के अंदर से कम हो जाएगा तो उसकी वजह से होती है। इसमें क्या रहता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वहाँ पर और जो ब्रेन को घेर के रखता है और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को जो चारों तरफ से घेरे हुए होता है, उसके अंदर जो नर्व इम्पल्स हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस की वजह से जाते हैं। जब इनकी कमी शरीर में हो जाती है तो इससे पशु को प्रॉब्लम आती है। दोस्तों मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही पशु के अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी तो उसका जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे
उनके एक्टिवेट होने से क्या होगा कि पशु के ट्रीमर्स आपको दिखाई देंगे, मसल ट्विचिंग आपको दिखाई देगी। पशु के अंदर मैग्नीशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है उसको एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है कि पशु जब मैग्नीशियम को इनटेक करता है तो मैग्नीशियम उसके ब्लड के अंदर और उसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाता है और वो उसके र्यूमन के अंदर से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो मिल्क है, फीसिस है और यूरिन है उसमें उसका लॉस होता है। और बात करी जाए कि मैग्नीशियम शरीर में से लॉस्ट कैसे होता है तो वो मिल्क, फीसिस और यूरिन के थ्रू लॉस्ट होता है। इसके अलावा एक मेजर कारण ये भी है शरीर में कम होने का कि जब र्यूमन में पोटेशियम की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसके पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मैंने बताया एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और ये मैग्नीशियम मॉड्यूलेटर का काम करता है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का काम करता है कैल्शियम के लिए। जब मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी तो सीएसएफ के अंदर तो उससे कैल्शियम डिपेंडेंट जो ट्रांसमीटर रिलीज है वो इंक्रीज हो जाएगा जिससे मसल एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और मसल ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगी या शिवरिंग पशु के अंदर रहेगी जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो 105 डिग्री तक चला जाता है। सीरम लेवल जो है मैग्नीशियम का वो 1.8 mg पर डीएल से गिर के 1 mg पर डीएल पर रह जाता है। दोस्तों अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो हाइपोमैग्नीशियमा में 3 फॉर्म आपको दिखाई देंगी। एक एक्यूट मैग्नीशियम टिटेनी रहता है, सबसे खतरनाक फॉर्म यही होती है। इसके अलावा सब एक्यूट मैग्नीशियम टिटेनी और क्रोनिक हाइपोमैग्नीशियमिया रहता है। इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक्यूट लैक्टेशन टिटेनी जो होता है तो उसके अंदर आप जब देखेंगे तो पशु 1 घंटे से 5 घंटे के अंदर जर्नली उसको अगर डायग्नोस ना किया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। इसमें आप क्या फाइंड करेंगे, शुरुआत में आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे आप उनके बारे में जान लीजिए। इसमें पशु अलर्ट हो जाता है, उसकी अलर्टनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो अपने कानों को काफी ज्यादा हिलाता है, थोड़ी सी भी साउंड होगी तो वो उसी तरफ अपने कानों को करेगा। इसके अलावा वो अनकंफर्टेबल फील करता है, उसकी मसल्स और उसके ईयर के अंदर ट्विचिंग यानी कि आपको कपकपाहट दिखाई देती है। उसका बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है, वो मालिक की तरफ भी कई बार मालिक को मारने के लिए दौड़ता है। इस तरह ये एक टिपिकल साइन रहता है हाइपोमैग्नीशियमा का। इसके अलावा आप जब भी देखेंगे जर्नली आपको क्या दिखाई देगा कि आप जैसे ही पशु को सुई या इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे तो उसको एकदम से चक्कर आएंगे या वो गिर जाएगा या उसको दौरे आपको वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा जब दौरे आएंगे तो वो अपने मुंह को बार बार चलाएगा, उसके जास जो रहेंगे, जो उसके जबाड़ा रहेगा वो बार बार चलेगा, उसके मुंह से फ्रोथिंग यानी कि झाग जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा उसकी आईलिड्स का प्रोलैप्स आपको मिल सकता है, यानी कि जो आंखों के ऊपर आईलिड्स रहती हैं वो उसमें सोजिश आके वो बाहर की तरफ आई हुई आपको मिलेंगी। इसके अलावा उसका टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री तक आपको मिलेगा। उसका रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। इवन उसका जो हार्ट रेट है वो भी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप थोड़ी दूर से भी उसके हार्ट की साउंड को आसानी से सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप के बगैर भी उसकी साउंड आपको सुनाई दे सकती है। तो ये सब जो है टिपिकली आपको दिखाएगा कि उसको एक्यूट लैक्टेशन टिटेनी हुई है। जनरली 1 से 5 घंटे में इसकी डेथ की संभावना रहती है। अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो आप पशु को बचा सकते हैं। बात की जाए अगर सब एक्यूट लैक्टेशन टेटेनी की तो इसमें ऑनसेट जो रहता है वो ग्रेजुअल रहता है, यानी लक्षण धीरे धीरे आते हैं। इसमें शुरू के 3-4 दिन में पशु खाना पीना छोड़ देता है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होने लग जाता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो वाइल्ड हो जाता है, वो एक दूसरे पशु को या मालिक को मारने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसका जो यूरिनेशन होगा वो स्पास्मोडिक होगा, उसका बार बार थोड़ा थोड़ा वो पेशाब करेगी और पेशाब करते वक्त आपको लगेगा कि वो जैसे अपने पेट को अंदर की तरफ
बार बार धका रही है। इसके अलावा वो बार बार डेफिकेशन करेगी, बार बार उसका गोबर आएगा। आप देखेंगे कि उसका मिल्क यील्ड जो है वो अचानक से नील चला जाता है, कि चाहे कितना भी दूध देने वाला पशु हो उसका मिल्क यील्ड बिल्कुल डाउन चला जाएगा। इसके अलावा मसल के अंदर ट्रिमर्स आपको दिखाई देंगे, और कोई भी सडन एक्शन अगर उसके पास होता है तो उससे उसे चक्कर जो आएंगे वो काफी ज्यादा वायलेंट फॉर्म उसकी रहेगी। वो चक्कर जो एक्यूट फॉर्म में आते हैं वो 1 से 2 मिनट का एपिसोड रहता है, जबकि सब एक्यूट फॉर्म में वो लगभग 1 घंटे तक भी चक्कर आना या दौरा आने का स्थिति बनी रहती है। दोस्तों अगर बात की जाए क्रोनिक फॉर्म की, तो इसमें पशु की आप देखेंगे कि इसमें हर्ड के अंदर ये मिलेगा आपको, यानी कि जहां पर डेयरी वगैरह में बहुत सारे पशु आपको दिखाई दे और उन सब में अगर ये सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आप वहां पर हाइपोमैग्नीशियमिया को सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें अचानक से पशुओं की मृत्यु होने लगती है, यानी कि कोई ऐसे साइन आपको दिखाई नहीं देंगे, पशु अच्छा खा रहा है, दूध दे रहा है, लेकिन अचानक से आज एक मर गया, कल दूसरा मर गया, ऐसे पशु की डेथ होती है। कुछ एनिमल सिंड्रोम्स दिखाएंगे, लक्षण दिखाएंगे, लेकिन वो आपको ऐसे लक्षण दिखाएंगे जैसे मिल्क फीवर में आते हैं कि वो बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसको आपको मिल्क फीवर से अलग करना होगा। दोस्तों इसमें आप डिफरेंशियल की अगर बात करें तो रेबीज और मिल्क फीवर, इन दोनों से ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मिल्क फीवर की अगर बात करें तो उसमें पशु का टेम्परेचर एकाएक डाउन जाता है, जबकि हाइपोमैग्नीशियमा में टेम्परेचर डाउन जाने की बजाय हाई पे रहेगा। और रेबीज में आप देखेंगे कि पशु जो है वो अग्रेसिव होगा, वो दूसरे पशुओं को काटने की कोशिश करेगा। इसके अलावा उसका जो साउंड रहेगा उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाइपोमैग्नीशियमा में भी बेलोइंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बेलोइंग के साथ एक चीज और देखने की है कि इसमें जिस टाइम पशु सांस लेगा उस टाइम वो अपनी आवाज नहीं निकाल पाएगा। हालांकि रेबीज के अंदर आप देखेंगे कि पशु सांस लेते वक्त भी और निकालते वक्त भी दोनों ही टाइम पे आवाजें करता है। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको सबसे जो पहला काम करना है वो ये है कि आपको सीजर्स को कंट्रोल करना है। सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए आप ह्यूमन में जो डाइजापाम इंजेक्शन आता है उसका यूज कर सकते हैं, आईवी आप उसे देंगे रिकमेंडेड डोज पर, या फिर जो फिनोबार्बिटल के प्रिपरेशन आती हैं जैसे गार्डनिल, उसको आप डायरेक्टली अगर उसका सॉल्यूशन बना के डालेंगे तो उससे कुछ हद तक आप सीजर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम थेरेपी देना पड़ेगा। आप 50% मैग्नीशियम के जो एम्प्यूल आते हैं उसको सबकट रूट से दे सकते हैं, या फिर आप उसको आईवी भी दे सकते हैं। अगर आप उसको सबकट रूट से देते हैं दोस्तों, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि उसको मल्टीपल साइट्स पर दीजिए, एक जगह ना दें, क्योंकि अगर आप एक जगह देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एडिमा होगा, पशु के लिए वो काफी पेनफुल रहता है, इसलिए उसे मल्टीपल साइट्स पर दें। अगर आईवी की बात की जाए तो आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का 20% सॉल्यूशन आईवी देंगे। 20% सॉल्यूशन बनाने के लिए आप 500 ml एनएस के अंदर 100 ml आप मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड करेंगे। आप पहले एनएस को गर्म कर लीजिए, उसके अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऐड कीजिए। दोस्तों देखिए इसको खाली एंथुइज्म के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप इसमें आपको खतरा महसूस होता है तो आप कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकनेट की जो प्रिपरेशन आती है, मेनली माइफेक्स के नाम से ज़्यादा अवेलेबल मिलेगी आपको, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो नर्व डैमेज हुआ है दोस्तों उसको रीजनरेट करने के लिए आप पशु को 4 से 5 दिन तक न्यूरोटोनिक दें, और जो सिम्टोमेटिक आपको अलग से कुछ दिखाई देता है उसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे। ओरली पशु को 30 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आप ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 10 से 15 दिन तक रेगुलर दें, तो इससे आप जरूर ही मैग्नीशियम की हाइपोमैग्नीशियमा की जो प्रॉब्लम है उसको क्योर कर पाएंगे। इसको प्रिवेंशन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप
पशु के जो डाइट रहती है उसके अंदर सोडियम आयन को आप इंक्रीज कीजिए, यानी कि पशु को आप जो नॉर्मल नमक आता है, सफ़ेद नमक जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसको दीजिए। इसके अलावा पशु को मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसके पीने के पानी की टंकी में डालिए। दोस्तों, मुझे वीडियो बनानी होती है, गली में कुत्तों को भौंकना होता है या फिर किसी पड़ोसी को बाइक लेके जाना होता है। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। दोस्तों, आप उसके पीने के पानी की टंकी में 3 ग्राम पर लीटर के एवरेज से आप मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कीजिए। आप जो पास्चर उसको दे रहे हैं, जो घास उसको दे रहे हैं विंटर सीजन में, जो बरसिंग वगैरह उसको दी जाती है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको बाद बीच बीच में बताता भी रहूँगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा है और इसके पीछे कारण ये है कि आने वाला जो अभी समय है वो जाड़े का है, और जाड़े के मौसम में आपको ये केस काफ़ी मात्रा में मिलने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप इसमें बताई गई सभी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे भी, और इससे अपनी फील्ड में, अपनी प्रैक्टिस में भी आप यूज़ करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जो जाड़े में बरसिम रहती है या जई रहती है, उसके अंदर या ओट या बारले जो रहता है उसके अंदर आप देखेंगे तो पोटेशियम आयन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से उसको जब पशु इनटेक करता है तो वहाँ पर उसके मैग्नीशियम की इनटेक पावर कम हो जाती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आप बरसिम वगैरह दे रहे हैं उसको कम से कम 6 से 10 इंच की लंबाई होने के बाद ही पशु को खिलाएं। उसकी पोटेशियम डाइट, जिस भी चीज़ के अंदर पोटेशियम है वो कम करें। आप देखेंगे कि अगर कोई पशु अचानक से काफ़ी ज़्यादा बरसिम खा लेता है या दूसरी चीज़ें खाता है जो जिनमें पोटेशियम रहता है, तो उसको एकाएक ये सिम्टम आएंगे। तो आप वहाँ पर जो पशु मालिक रहता है उससे हिस्ट्री जरूर ले, अगर आप ऐसा कोई केस देख रहे हैं तो, कि पशु ने लास्ट 5-4 दिन के अंदर खाया क्या है, या आपके हर्ड के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो वो हिस्ट्री आप अगर लेंगे तो उससे पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप ब्लड एल्कलाइजर या तो आप देना, और दे तो उसको थोड़ी मात्रा में दे। ब्लड एल्कलाइजर जैसे कि मीठा सोडा कुछ फार्मर रेगुलर बेसिस पर पशु को देते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसकी मात्रा कम करें, उसको फ्रीक्वेंटली ना दें, उसको हफ्ते या 10 दिन में एक बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन या पोटेशियम हैवी अमाउंट में है, जो आप डीएपी वगैरह यूज करते हो या यूरिया यूज करते हो, तो इस टाइम पर आप विंटर सीजन में उसका यूज कम करें। हालांकि उससे फसल को नुकसान जरूर होगा कि उसकी पैदावार कम होगी, लेकिन पशु को नुकसान होने से बचेगा दोस्तों। इसके अलावा आप रेगुलर मिनरल मिक्सचर दें। जो लैक्टेटिंग कैटल्स हैं उनको जरूर दें, देना सबको चाहिए, लेकिन लैक्टेटिंग कैटल्स को जरूर दें क्योंकि उनके शरीर से मैग्नीशियम दूध के अंदर भी काफ़ी मात्रा में जो है वो बाहर आता है, उनको मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके अलावा आप पशु को हरे चारे के साथ जो सूखा चारा रहता है वो भी बराबर मात्रा में दें, क्योंकि अभी क्या है, फार्मर हरा चारा आने के बाद जर्नली ये सोचने लगते हैं कि हम ज़्यादा हरा चारा डाल देते हैं और सूखा ना दे के सूखे की बचत कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हरा चारा खत्म होगा और जो बीच का टाइम होगा जब दूसरा हरा चारा नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये सूखा जो भूसा है उसको यूज करके वो अपना काम चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका इस टाइम की बचत आपके पशु के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकती है, तो आप कोशिश करिए कि उसको भूसा भी साथ में जरूर दीजिए। इसके अलावा जो लेग्यूम्स रहते हैं जैसे शलगम है, मूली है, उसको भी आप अपने बरसिम या जई के अंदर आप उसको साथ में बोइए, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम रहता है जो कि पशु को हाइपोमैग्नीशियमिया से बचाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक रहेगा, और आपके लिए आगे भी इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपके इन्हीं प्रयासों से जो आप हमारे साथ बने रहते हैं दोस्तों, हमारे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।